हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को रेबीज के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रेबीज होता क्या है? रेबीज दोस्तों जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जानवरों के काटने से ना एक रोग हो जाता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वही है रेबीज। ठीक है, हाइड्रोफोबिया याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि हाइड्रा से उसमें डर लगता है। हाइड्रा मतलब जल, जल की पर्यायवाची होती है हाइड्रा। तो जल से डर लगता है उस व्यक्ति को जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो ऐसा ये रेबीज के कारण होता है। जब ये कुत्ते, बंदर, बिल्ली ये सब वगैरह अगर काट लेते हैं मनुष्यों को, तब होता है। तो रेबीज के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रेबीज दोस्तों, इसमें 100% मृत्यु दर होती है। मतलब अगर आप समय पर इलाज नहीं कराए तो 100% श्योर है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और इसका कारण भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि कभी एक वायरस फैला तो उस टाइम पर बच कर रहना है, ऐसा वैसा। ये आपके गली मोहल्ले, आम घर, कभी भी किसी को भी कुछ भी कोई जानवर काट सकता है, कभी भी हो सकता है। इसीलिए जो सुइयां बताई जाती है, रिकमेंड की जाती है डॉक्टर्स को, उसको जरूर लें अगर कभी भी ऐसा केस आता है तो। यहाँ पर इस बार की थीम की अगर बात करेंगे तो ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये है इस बार की थीम। ध्यान रखिए, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये है इस बार की थीम। और थीम होगी इंपॉर्टेंट इस बार की, पूछा जाएगा आपसे। रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो लुई पास्चर ने दोस्तों 1885 में इसके टीकों की खोज की थी। 1885-86 में। ठीक है ना, पहला केस इनको 1885 में इसका देखने को मिला था। उसके बाद इन्होंने टीका बनाना शुरू किया था। लुई पास्चर, पाश्चुरीकरण के भी जन्मदाता यही हैं। तो रेबीज दिवस ये हो गया। अब देखो, WHO और ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल के द्वारा ये मनाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख दिवस आए हैं। कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? देखो, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई और इसमें भारत ना 4 पायदान नीचे आ गया। आप लोग कम टैलेंटेड हो रहे हो। 4 पायदान भारत नीचे आ गया। पिछली बार भारत था 52वें स्थान पर और अब भारत आ चुका है 56वें स्थान पर 2023 वाली रैंकिंग में, वर्ल्ड टैलेंट या कहें ग्लोबल टैलेंट की लिस्ट में। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया स्लिप्स 4 स्पॉट टू 56 पोजीशन इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो इसमें टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। सेकंड पर कौन है? लग्जमबर्ग है। थर्ड पर है आइसलैंड। 15वें स्थान पर है अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं। 41वें स्थान पर चाइना है और 35वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। और अपना स्थान आता है 56वां। सबसे लास्ट में मंगोलिया है। मंगोलिया जो है ये लास्ट में है क्योंकि 64 ही देशों की यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई थी। अब ये तो हुई टैलेंट की रैंकिंग। पिछले दिनों में भी और बहुत सारी रैंकिंग आई थी, इनको भी याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, इसको जारी किसने किया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को? तो इसको जारी किया है दोस्तों आईएमडी ने, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये जारीकर्ता जो होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे पिछले दिनों में जो कुछ रैंकिंग जारी की गई थी उनके बारे में। तो यहाँ पर कुछ रैंकिंग मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लो और अच्छे से सुन लो। आईएमडी की ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई, भारत 56वें स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, मैं मुंह से बोलूंगा फुल फॉर्म, अगर नोट कर सकना जो जरूरी लगे तो नोट करते चलना, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, 161वें स्थान पर भारत है। आईएमडी, अगेन आईएमडी यही वाला है। तो आईएमडी के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत 40वें स्थान पर है। डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत है 127वें स्थान पर। हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक आया, तो इसमें भारत 103वें स्थान पर है। यूएससीसी यानी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रैंकिंग जारी की गई, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंपॉर्टेंट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत 42वें पर है। इसमें टॉप पर हमेशा यूएस और यूके रहता है। विश्व बैंक की रसद संपदा यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आई, इसमें भारत 38वें पर है। यूएन की वैश्विक खुशहाली सूचकांक आया, हैप्पीनेस इंडेक्स आया, इसमें भारत 126वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है।
हेनली की पासपोर्ट इंडेक्स आई, हर 6 महीने में एक बार जारी किया जाता है। जुलाई वाला जो जारी किया गया इसमें भारत 80वें स्थान पर है। क्लियर है? तो ये रिसेंट में अभी आए हुए, चर्चे में आए हुए इंडेक्स और रैंकिंग है। हाल ही में किस देश की टीम ने T20 इंटरनेशनल में 300 रन बना करके एक इतिहास बना दिया है? तो दोस्तों, टी ट्वेंटी फॉर्मेट मतलब कि 20 ओवर का फॉर्मेट, 20-20 ओवर का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें उसमें बन गया है 300 रन। और बनाया किसने है? नेपाल ने। नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ ये कीर्तिमान हासिल किया है। और तो और इसमें कई और रिकॉर्ड भी टूटे हैं, जैसे सबसे तेज फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड यानी हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड, इसमें ये दो नए रिकॉर्ड भी बने हैं। और सबसे ज्यादा ओवरऑल स्कोर का भी रिकॉर्ड बना है। कौन कौन बनाया है इसको देखते हैं। तो आप इसको तो जान लिए कि टीम वाला तो नेपाल की टीम ने बनाया है। कहां पर बनाया है? एशियन गेम्स हो रहा है चीन के हांगझोउ शहर में, 19वां हो रहा है एशियन गेम्स, वहीं पर यह टीम खेलने गई थी। भारत की टीम नहीं गई खेलने, भारत वैसे ही एशिया का चैंपियन बना हुआ है, एशिया कप उससे बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर माना जा रहा है, मतलब यहाँ पर अभी तवज्जो कम दी जा रही है, ठीक है, भारत के द्वारा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप लगा हुआ है। मंगोलिया को इन्होंने हराया है, 314 रन ये इन्होंने बनाए। और 314 रन ये हाईएस्ट स्कोर हो गया T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में। अब देखो, नेपाल के कुशल मल्ला, इनका चला खूब बल्ला, 50 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाए, 50 गेंदों में 137 रन बनाए। 34 गेंदों में तो इन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था। और 34 गेंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों ने 35-35 गेंदों में शतक बनाए थे, अब ये 34 गेंद में शतक बना करके इनका रिकॉर्ड बना दिए, यानी फास्टेस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड। अब दीपेंद्र सिंह इन्हीं के ही टीम के थे, ये नाबाद 52 रन बनाए, लेकिन 52 रन सिर्फ और सिर्फ 10 गेंद में बनाए। अब उसमें 10वीं गेंद तो ये आउट हुए थे। 9 गेंद में ये 50 पूरा किए, और 9 गेंद में अर्धशतक लगाने वाला भी ये सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। युवराज सिंह 2007 के वर्ल्ड कप में 6 गेंद में जब 6 छक्का लगाए थे, उसी वाले मैच में ये 12 गेंद में 50 रन सबसे तेज बनाए थे रिकॉर्ड, और तब से रिकॉर्ड अभी तक पड़ा था। अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो 12 में 50 बनाए थे, ये 9 में 50 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो ये 3 रिकॉर्ड आप जाने रखिए अभी जो T20 इंटरनेशनल में बना है। वैसे अभी बात करूं अगर, तो एशिया कप भारत ने जीता है, चैंपियन बना है, और वर्ल्ड कप अभी लगा है, 5 अक्टूबर से शुरू होगा इंडिया में ही। तो नेपाल अगर आप देखना चाहोगे तो नेपाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, भारत के ऊपर ही, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में भी आपको मिल जाएगा। और नेपाल की राजधानी होती है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू इसकी राजधानी होती है, और काठमांडू में आप सबको पता होगा सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। इसके अलावा नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया होती है। यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कुमार दहल, इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। भारत का पड़ोसी ये देश है नेपाल, और ये लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से ही लैंड से लॉक्ड है, भले से हिमालय यहाँ पहुंचता ही है, हिमालय का रहता है। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खोले जाने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों, बिहार में ना अभी एक और टाइगर रिजर्व के लिए बातचीत चल रही है। तो बिहार का वो दूसरा होगा, कैमूर जिले में होगा, और उसका नाम भी कैमूर, अभी कैमूर टाइगर रिजर्व ही रखा गया है। आगे आने वाले समय में हो सकता है किसी महापुरुष के नाम पर या फिर किसी नाम पर रख दिया जाए। फिलहाल के लिए कैमूर टाइगर रिजर्व ये होगा। ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व होने वाला है। पहला कौन है? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपने जरूर सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो होगा ये हो जाएगा दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित। लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा कि बिहार सरकार या फिर बिहार वाले सब लोग चाह लिए तो हो गया। इसके लिए इनको सेंटर गवर्नमेंट से, जो इसकी अथॉरिटी है, जो टाइगर रिजर्व की एक अथॉरिटी है, उसके द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम वहां पर बातचीत कर रहे हैं, आने वाले समय में जल्द ही इनको कैमूर को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा इसका मिल जाएगा, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाएगा। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको 54वां, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था। टाइगर रिजर्व बताया था, कहां पर बना है? कहां पर बना है? मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश बना है दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक। ये एमपी का 7वां है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार में बात करें तो कुल 54 बाघ यहाँ पर मौजूद हैं। अब बिहार पिछले दिनों में क्यों क्यों आया था चर्चे में, इनको रिकॉल कर लेंगे हम लोग। वैसे तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से आज रिकॉल करेंगे। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की गई थी। पोषण जागरूकता और राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट दोनों में ही ये सबसे नीचे है। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है इन्होंने। इसके अलावा सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला, छोटे मात्राओं में उधार लेने के मामले में ये सबसे ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बना रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले में 500 करोड़ की लागत से।
थावे महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग अभी दिया गया। और मैथिली ठाकुर ठाकुर को चुनाव आयोग ने यहाँ का बिहार का स्टेट आइकॉन चुना है। अब बिहार के बारे में यहाँ पर देखोगे आप तो कल तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी थी, आज एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें से। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है, 8 बार से ये सीएम है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंकर जी यहाँ के गवर्नर है, पटना राजधानी है। यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, देखिए ये। इसके अलावा भीम बंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है। इसी कैमूर अभ्यारण्य में ना कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि नेशनल पार्क पूरा पूरा हुआ और उसमें छोटा हिस्सा जो टाइगर के लिए संरक्षित क्षेत्र है वो होगा टाइगर रिजर्व। ठीक, चलिए आगे। सितंबर 2023 में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, अभी रिसेंटली हुई है। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सब नए नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों शैलेश गुप्ता को। किसे? शैलेश गुप्ता को। और गिरधर सिन्हा, ये शशांक श्रीवास्तव जो है, शशांक श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ये दोनों लोग दिख रहे हैं आपको। तो शैलेश गुप्ता और शशांक श्रीवास्तव जो हैं ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ राजीव बेओत्रा और अनुप्रिया आचार्य, इनको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया, इसका नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1994 में। अब पिछले दिनों में कुछ नियुक्तियां जो हुई हैं महत्वपूर्ण, उनको रिवाइज करेंगे। देखो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके रिवीजन के लिए शाम को लाइव क्लास ली जाती है। लाइव क्लास में आप लोग जरूर कोशिश किया करो जुड़ने का। अगर नहीं जुड़ पाते हो तो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज जाती है, आप वो पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, अगर क्लास में मान लो नहीं लाइव में शामिल हो पा रहे हो, वैसे क्लास में शामिल हो गए तो उसका आनंद कुछ और ही है, उसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं अगर ले पाते हो तो आप पीडीएफ से ही रीड कर लो, लेकिन रिवीजन जरूर कर लो। जनवरी से सितंबर तक की फ्री में पीडीएफ दी गई है टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम पर जाना, एमजेटी एजुकेशन लिखना, मिल जाएगा अपना चैनल। तो संजीव मंत्री को अभी अगर आपको याद हो तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। राहुल नवीन ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक बने हैं, ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। निहार मालवी को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेस्कॉम की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष राजेश नाम्बियार और उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया। संदीप बख्शी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके अलावा सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली महिला निदेशक बनी है। किरण मणि वैकॉम एटिंग के डिजिटल सीईओ हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं। और पीआर शेषाद्री साउथ एशियन बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। ये चार तो आप लोग रट डालो फटाक से। आगे, पीएम मोदी ने कहां पर आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी? तो पीएम मोदी जी ने अभी गुजरात में, कहां पर? गुजरात में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ पर ये गए थे, इन्होंने स्पीच दिया और ये जो है ये एफएम रिले सर्विस शुरू की। एफएम रिले सर्विस मतलब समझ लो वहां पर अब उस एरिया में एफएम चलेगा, वहां पर कनेक्ट कराएंगे तो लोग एफएम पकड़ेगा। अब इससे अभी शुरू करने पर या कहें कि इतने लेट में एफएम शुरू करने का क्या औचित्य है? दुनिया कहाँ से पहुंच गई है? तो देखो एक्चुअली में ना ये एरिया जो है वो आदिवासी एरिया है और इस आदिवासी एरिया में अभी तक ऐसा था नहीं। तो ये जो अभी शुरू किया गया है रिले स्टेशन, ये 55 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा और इससे 75% हिस्सा जो आदिवासियों का है, आदिवासी जिलों का, वो कवर हो जाएगा। अच्छा, एक और जरूरी सूचना, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। यूपी पेट की जो लोग तैयारी कर रहे हो, जैसा कि आप जानते हो शुरू से ही इस बार का मकसद रहा है कि यूपी पेट में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पर इस बार ज्यादा से ज्यादा स्कोर कराना। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी जब लॉन्च किया था कोर्स, तब भी आपका 2 दिनों के लिए 299 रुपए किया था और अब फिर से एक बार मौका दिया गया है, क्योंकि अब मात्र गिने चुने के रह गए हैं आपके 28 से 29 दिन। ठीक है, तो 28 से 29 दिन में जो लोग चाहते हैं एक वीओडी फॉर्मेट में, मतलब क्लासेस तो वहां पर ऑलमोस्ट हो गई है, 2 4 10 क्लासेस और बची हुई हैं, बाकी सबकी हो गई सभी सब्जेक्ट की। अगर जो लोग चाहते हो कि लास्ट टाइम पर एक बार अच्छे से जो जो छूट रहा है, जैसे कुछ कुछ चीजें जो जो सिलेबस की नहीं पाए होगे, यहाँ पर ना बिल्कुल वही वही चीजें जो दी गई हैं वही वही पढ़ना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसका पेट का सिलेबस
खुद बहुत डिटेल में लिख करके दिया गया है, तो समझ लो वहीं से पूछा जाएगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है आपको मात्र 299 में इसको गेन करने का। ये फिर से केवल 2 दिनों के लिए ऑफर चलाया जा रहा है। अगर आप लोग में से कोई से भी हो जो यूपी ट्रिपल एससी की इस पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिनका एग्जाम अभी 27-28 अक्टूबर को होने वाला है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, एमजेटी ऐप पर जाना होगा और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना होगा। वहां से यूपी ट्रिपल एससी सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर मान लो मतलब वहां पर कूपन कोड यूज करने को पूछेगा तो आपको डालना है पेट2 अगर मान लो इसको आपको डालने में एंटर करने में कोई भी इशू आती है तो आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है, या जगह जगह पर व्हाट्सएप का आइकन बन करके आएगा, उसको क्लिक करना है, सीधा पहुंचोगे हमारे पास। थोड़ी देर में आपके पास रिप्लाई पहुंचेगा और आपको आपकी हेल्प की जाएगी, दूसरा मेथड भी बताया जाएगा कि कैसे लेना है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे तो उसमें पेट का स्कोर ही कार्ड आपका मांगा जाएगा और आप जो है इसमें अगर बेहतरीन स्कोर कर पाए रहोगे तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, वरना आपको पछता करके बैठना होगा कि यार इस वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन पता है कि इसमें हमारा नाम नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमारा स्कोर कम आया है। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो स्कोर है ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो देखो दोस्तों, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है अभी मणिपुर में। ये मणिपुर में ना एक्चुअली में अफस्पा लगाया गया है। यहाँ पर देख लो, अफस्पा लगाया गया है। ये अफस्पा क्या होता है इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अफस्पा ये इन राज्यों में लगातार लगा ही रहता है, अभी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, कोई नई बात नहीं है यहाँ के लिए, है ना। लेकिन मैंने कहा कि अभी चर्चे में आया है तो एक बार इसको लेकर के समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। वैसे पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लगातार मतलब लगे ही रहते हैं, कई कई राज्यों में तो जैसे त्रिपुरा वगैरह हुआ तो वहाँ 15 साल बाद वहां से फसपा हटाया गया, 15 साल तक लगातार लगा था। मेघालय में 17 साल तक लगातार लगा था। ठीक है, तो ऐसे कई राज्य हैं, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर तो अभी भी लगा हुआ है। तो मणिपुर के पूरे राज्य क्षेत्र को अभी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये अफस्पा है क्या, इसको समझो। अफस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। एक्चुअली में ये 1958 में, 1958 से पहले भी अगर जाएं तो 1947 वगैरह में ब्रिटिश के टाइम पर भी कई बार क्या होता था कि नागा जो विद्रोही होते थे वो विद्रोह करते थे, तो उनको दबाने के लिए कई बार जो अर्धसैनिक बल होते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनको खुली छूट दे दी जाती थी कि भाई छूट है, अगर कोई आपकी बात ना माने तो गोली मार दो। ठीक है, और कहीं भी कभी भी जाकर के जांच कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो। तो यही रूल था बेसिकली। 1958 में एक बार फिर से इसे शुरू किया गया क्योंकि 1958 में वहां नागा विद्रोहियों ने काफी वहां कोहराम मचाया हुआ था, इसलिए शुरू किया गया और कई राज्यों में शुरू किया गया, क्योंकि वहां पर ना सब कुछ असम ही था। मैं आपको जैसे कई बार बता चुका हूँ, सब असम ही था, असम से ही सब लोग टूटे हुए हैं, है ना। तो वहां पर लगा था। अब इसीलिए ये 1958 वाला एक्ट आपको देखने को मिलता है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958। तो इसके तहत अच्छा, इसमें यह भी कहा गया केवल 6 महीने तक लगाया जाएगा, लेकिन 6-6 महीने करके विस्तार दिया जा सकता है कितनी भी बार, तो इसीलिए हर बार 6-6 महीने का विस्तार दिया जाता है। इसमें खुली छूट होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस को कि वो किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, कहीं भी जाकर के तलाशी ले सकते हैं, और किसी को भी कुछ मतलब वहां पर चेकिंग करने के लिए कह सकते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उसको गोली भी ये मार सकते हैं, ये छूट होती है अफस्पा के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मणिपुर में, क्योंकि आप सुन रहे हो अभी आजकल न्यूज में कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अभी डेड बॉडी पाई गई थी, इस वजह से फिर से वहां हिंसा भड़क उठी है। वैसे मणिपुर हिंसा को अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, आप जाकर के देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है मणिपुर हिंसा कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो ये अफस्पा रहा बेसिकली। तो फिलहाल मणिपुर में अगर बात करें तो देखो ये 1981 से ही लागू है, 40 साल हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए, अभी भी यहाँ चल ही रहा है। तो अभी ये पूरे क्षेत्र में अगले 6 महीने के लिए फिर से घोषित कर दिया गया है। इसमें एक खास बात और है कि जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार भी लगा सकती है, राज्य सरकार भी लगा सकती है, तो अभी मणिपुर सरकार ने लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के बारे में अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको याद कराया था ना नागमणि, नागमणि। तो नागमणि ऐसे लिख देना, मतलब नागालैंड ऊपर है, मणिपुर नीचे है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें मैप में कि मणिपुर ऊपर है कि नीचे है नागालैंड। ठीक है, तो याद रखना नागमणि लिख लेना, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ये मणिपुर है, नीचे यहाँ मिजोरम है, ये है नागालैंड। तो यही मणिपुर में ये हिंसा भड़क रही है। ठीक है, और मेतेई और कुकी के बीच में हुआ था, ये वीडियो में बताया हुआ हूँ, आप देख लेना उसको। एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। अनसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर है करंट टाइम पर। इम्फाल यहाँ की राजधानी होती है। यहाँ पर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। ये
तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का इकलौता। और क्यों तैरता है? क्योंकि ये नेशनल पार्क जो है ये लोकटक झील के ऊपर है, और झील है भाई, पानी के ऊपर नेशनल पार्क है ये, तो लोकटक झील भी यहीं पर है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, तुजू दर्रा है यहाँ पर, मणिपुरी नृत्य, बहुत सारे नृत्य भी मैंने आपको बताया, बहुत सारे महोत्सव बताए, संतरा महोत्सव, सिरोही लिली महोत्सव, इसके बाद ये संगाई महोत्सव, ठीक है, नाता संकीर्तन, कचाई लेमन, बहुत सारे महोत्सव आप याद रख सकते हैं मणिपुर से। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन की अभी एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई, इसमें भारतीय संस्थानों में टॉप पर कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। वैसे ओवरऑल इसकी रैंक की बात करें तो 201वां स्थान है इसका। अगर वैसे देखा जाए टॉप 10 इंस्टीट्यूट की, तो दुनिया में टॉप 10 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टॉप पर है, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। भारत की 91 यूनिवर्सिटीज ने इस लिस्ट में जगह बनाई है, 91 यूनिवर्सिटीज, और टॉप टॉप 250 में केवल इकलौता है आईआईएससी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ मिलकर के ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है? तो भारत ने अभी संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है। यहां पर आप इसे देख सकते हैं, ये आपको कौन दिख रही हैं? ये भारत की यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है, इनका नाम आप याद रखना, रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। तो ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का उद्घाटन किया गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। ये न्यूयॉर्क में अभी 23 सितंबर को ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट नाम से कार्यक्रम हुआ, उसी में ये चीजें आयोजित हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों हुई थी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को 1945 में, और इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। इसके अलावा पोलियो दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193 यूएन रिकॉग्नाइज्ड सदस्य हैं। अगला, हाल ही में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया, वह निम्न में से किसके जनक माने जाते हैं? कल ये दोस्तों एक बहुत मतलब दुखद खबर आई। दुखद खबर क्या, इनका उम्र तो हो ही गया था, 98 साल के हो चुके थे, लेकिन जैसे कि ना यादें जुड़ी रहती हैं, जिन्होंने इंडिया को इतनी बड़ी क्राइसिस से उबारा, एक नया जीवन वो बन दिया, समझ लो हरित क्रांति लाए थे ये, हरित क्रांति के जनक थे। इन्होंने क्या किया था 1966 में ना, मैक्सिको के कुछ बीजों को लेकर के, गेहूं के बीजों को लेकर के ये पंजाब के कुछ बीजों में मिक्स कराए, उसके बाद संकर बीज बनाए, हाइब्रिड बनाए, और फिर उस हाइब्रिड गेहूं के बीजों से ये बुआई करवाए गेहूं का, और उसके बाद जबरदस्त पैदावार हुई और पूरे इंडिया में पूरा रिवॉल्यूशन सा आ गया। इसीलिए इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कौन है ये? एमएस स्वामीनाथन जी। तो हरित क्रांति के ये जनक थे, और इन्हीं को, एक साइंटिस्ट थे भी, ठीक है, और इन्हीं का अभी निधन हुआ है। इनको दोस्तों पद्मश्री मिला था 1967 में, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1972 में, और पद्म विभूषण से 1989 में सम्मानित किया गया, यानी तीनों पद्म पुरस्कार से ये सम्मानित थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 1971 में सम्मानित किए गए, एशिया का नोबेल कहलाता है, और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको मिला था। स्वामीनाथन आयोग भी बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसका आयोग का अध्यक्षता कौन कर रहा था, और इसका गठन कब किया गया था? तो गठन दोस्तों किया गया था 2004 में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वामीनाथन जी, लेकिन अब इनका निधन हो गया है। तो 18 नवंबर 2004 को दोस्तों इसका गठन हुआ था, स्वामीनाथन आयोग का, या कहीं राष्ट्रीय किसान आयोग का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति आप सुने होंगे, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? मैंने आपको बताया है अमूल, अमूल आप सुने हो ना, अमूल दूध, अमूल दूध के जो फाउंडर हैं वर्गीज कुरियन, उनका उनका जो होता है, उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया हुआ था, इसलिए श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक उन्हें माना जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन, जिनकी जयंती पर हम लोग दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल का हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, और एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 41 वर्षों के बाद गोल्ड जीता है घुड़सवारी में।
और हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लूमबर्ग ने बताया कि अफगानिस्तान की जो मुद्रा है ये दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली मुद्रा है आज के टाइम पर। और ये एक पुस्तक लिखी गई है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैंक्स एंड विंगल्स, इसको लिखा है विजया राघवन ने। इसके अलावा अभी हाल ही में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के 5 वर्ष पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियां का नाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले अभी हाल ही में पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं लिएंडर पेस, भारत की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। और तमिलनाडु में एक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम शक्ति 2023 आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार सरकार ने शुरू की। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने किया सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन। एमजेटी ऐप पर ये डिटेल वाली पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। डिटेल वाली पीडीएफ डाउनलोड करना है तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और क्विज भी आप रोजाना जरूर सॉल्व किया कीजिए। क्विज आपको रैंडम तरीके से रैंडम ऑप्शन के साथ दिए जाते हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा आनंद आएगा क्विज सॉल्व करने में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 52वां दादा साहब फाल्के किसे मिला था, तो आशा पारेख जी को मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो पहली महिला कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल कोशिश करना लिखने की। अगर डिटेल से डिटेल लिखोगे तो मैं दूंगा आपको हर्ट, ठीक है। तो आप लोग इसे शेयर कर देना। वैसे हर्ट से याद आया, आज है विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हर्ट डे, तो आप सभी को भी बधाइयां। तो चलिए एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और कोर्स भी मिलेगा। आप यूपी पेट का कोर्स लेना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।